मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। और प्रॉब्लम में बेटी, वो अपने शहर में जो सर्कस लगी ना, हाँ, उस सर्कस में से एक शेर भाग निकला है और सड़क पे तूफान मचा रखा है उसने। बच्चा बच्ची, मर्द औरत, बकरी गाय जो मिले पकड़ के ले जाता है। हम तो कितने छोटे से बच्चे हो यार। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मुन्ना उस्तादों का उस्ताद है और दुनिया भर की चालाकियों का बादशाह है। किस बात में तो बोल। ब्राउन शुगर किसके लिए लाते हो तुम? मुझे नहीं मालूम। ये बताओ, कॉलेज में कौन कौन लोग हैं तुम्हारे? मुझे नहीं मालूम। रामजादे, तुम आने वाली नस्लों को खराब कर रहे हो। मैं तुम्हें जान से मालूम। आप बताइए कि राम मंदिर पहुंचने के बाद जब आपको शक हुआ कि वो चालाक मुजरिम मुन्ना यहाँ नहीं आएगा बल्कि रूपा के घर पहुंचेगा। डीआईजी साहब आज मुझ पे बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि जब मुझे शक हो गया था कि दुश्मन बहुत चालाक है और वो राम मंदिर की बजाय रूपा के घर पहुंच सकता है, तो मुझे वहां पुलिस फोर्स लेके जानी चाहिए थी, क्योंकि मुझे डर है कि अगर इससे ज्यादा सख्ती की तो ये ना हो कि वो मर जाए, और अगर कहीं वो मर गया तो हमारे लिए असली मुजरिम तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बॉस, उस 25 लाख रुपए से बड़ा एक काम और भी है, वो गुप्ता मर्डर केस की फाइल। ये कब तक होता रहेगा राहुल, कब तक? मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। लड़कियां सपने देखती हैं कि उसे धनवान पति मिल जाए, लेकिन काश आज कोई मेरी हालत देखे। मुझे वो औरत भाग्यवान नजर आती है जिसका पति गरीब होता है और वो झोपड़ी में रहकर भी सुख चैन की जिंदगी गुजारती है। ये दिन हमेशा नहीं रहेगा। इन हालातों का मुकाबला हमें सबको मिलकर करना चाहिए। धन दौलत बड़े ठाट की चीज होती है। हमें तो पुराले का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें ये नेमत बख्शी। लेकिन यही धन दौलत हमारी खुशियां छीन रही है राहुल। आए दिन तुम्हें जान से मारने की धमकियां, गुंडों का घर पर आना, ये सब कुछ धन की दौलत की वजह से है ना। ये सब तकदीर की गर्दिश है। गरीबी में भी ऐसे हालात होते हैं, वहां पर भी शरीफ लोगों के साथ कुछ चंद गुंडे इन्वॉल्व होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 25 लाख रुपए का मामला है तो वहां पर 2-4-5 हजार रुपए की बात होती है। यह सब समय का काल चक्र है जिससे भागकर इंसान कहीं नहीं जा सकता। वी हैव टू फेस इट। क्या हो गया जीजा? अरे विशाल, अच्छा हो गया तुम आ गए। मैं राहुल से जो कुछ कहना चाहती थी अब तुम्हारे सामने कह रही हूँ। क्या कहना चाहती? विशाल, मैं चाहती हूँ कि राहुल और मैं कुछ दिनों के लिए बॉम्बे से बाहर चले जाएं, ताकि ये संकट टल जाएगा। तुम मुझे कायर बनाना चाहती हो रूपा? संकट मुकाबला करने से टलता है, भागने से नहीं। हम निहत्ते शहरी गुंडों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं राहुल? अरे पुलिस मुकाबला करेगी। और वैसे भी अब तो अरमान भाई उस गुंडे को पहचान चुके हैं। वो दिन दूर नहीं है जब वो सलाखों के पीछे होगा। देखो देखो रूपा, अगर हम मुसीबतों से भागेंगे तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी। अब हमें मुकाबला करना है। राहुल,
मैंने सोचा है मैं अरमान भाई से बात करके रूपा को एक लाइसेंस रिवॉल्वर दिलवाऊंगा। क्या? मुझे रिवॉल्वर दिलवाओगे? मुझे तो रिवॉल्वर देख के डर लगता है। अरे रूपा, तुम्हारा सारा डर धीरे धीरे निकल जाएगा। तुम उसे अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। क्या? मैं गोली चलाऊंगी? ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, तुम गोली चलाओगी। कानून ने इंसान को अपनी रक्षा करने का पूरा हक दिया हुआ है। इस दौरान अगर तुमसे किसी का खून भी हो जाता है तो कानून तुम्हें सजा नहीं देगा। जिंदगी में जब दो रास्ते सामने नजर आए तो उस रास्ते को चुन लेना ज्यादा बुद्धिमानी होगी। जो रास्ता आसान हो, और मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान रास्ता है मैं और राहुल कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं। विशाल, तुम समझाओ रूपा को। मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरा यहाँ पूरा बिजनेस है, पूरा कारोबार है। मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है विशाल। राहुल, जिंदगी अहम है, बिजनेस नहीं। बिजनेस से जिंदगी कायम है और इज्जत कायम है, और दूसरे भाग जाना बुजदिली है, और राहुल के लिए बुजदिली से बेहतर है मौत। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ राहुल। मेरे सामने तुम अपनी मौत का जिक्र मत करो। मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ, जिंदा और सही सलामत देखना चाहती हूँ। रूपा, रूपा, हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन तुम अपने पति के जज्बात को भी तो समझने की कोशिश करो। एक मामूली से गुंडे की धमकी की वजह से वो अपना सारा बिजनेस छोड़कर शहर से बाहर तो नहीं चला जाएगा ना? रूपा, मैं तुम्हारी मोहब्बत और जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन मौत भी जिंदगी की एक हकीकत है। मौत का खौफ इंसान को न सिर्फ बुज़दिल बनाता है बल्कि जीते जी मार देता है। रूपा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं अरमान भाई से बात करके तुमको एक लाइसेंस रिवॉल्वर दिलवाऊंगा ताकि तुम हर पल अपनी रक्षा कर सको और गुंडों का मुकाबला खुद कर सको। मुरारी जी, अगर ऊपर वाला तुमसे ये पूछे कि अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो, क्या जवाब दोगे? मैं कुछ समझा नहीं सरकार। मुरारी, जिंदगी एक नाटक की तरह है जिसमें हर आदमी को अपना अपना रोल अदा करना पड़ता है। इस जन्म में तुम मेरे चमचे बनो, अगले जन्म में तुम कौन सा रोल अदा करोगे? हीरो, डॉक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, फौजी या मजदूर? सरकार, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं मुझे नहीं जम रहा है ना। अब क्या है कि मैं मजदूर बनूंगा तो सर पे बोझा उठाना पड़ेगा, फौजी बनूंगा तो बंदूक उठानी पड़ेगी। अच्छा, तो तुम बंदूक उठाने से डरते हो, लेकिन बंदूक तो एक बच्चा उठा लेता है। अरे बंदूक उठाने से नहीं डरता हूँ सरकार, बंदूक उठाऊंगा तो गोली भी चलानी पड़ेगी। अच्छा, तो गोली चलाने से डरते हो? अरे गोली चलाने से नहीं डरता हूँ, गोली खाने से डरता हूँ ना। मुरारी, तुम मेरी बात मानो, अगले जन्म में तुम फिल्मी हीरो बन जाना। ऐश की जिंदगी, शराब, लड़कियां तितलियों की तरह तुम्हारे आगे पीछे मंडराएंगी, और धन कमाने के लिए तुम्हें गुंडों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं सरकार, इस जन्म में मैं आपका चमचा हूँ और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में भी मैं आपका चमचा ही बनूं। बहुत खूब, तुम मेरे वफादार हो। सरकार, इस सब बातों को छोड़िए, उस बेवकूफ का क्या करे? राहुल से 25 लाख रुपया लाने की तो बात दूर की है, 25 रुपया तक नहीं ला सका वो। यही मुसीबत है। इंस्पेक्टर अरमान ने उसे पहचान भी लिया है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वहां से भाग निकला। अरे हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। अगर पकड़ा जाता ना तो हमारा नाम बक देता, हम बेनकाब हो जाते। मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। तुम डरो मत मुरारी, इन उलझनों को सुलझाने के लिए मेरे पास एक आदमी है, अंडरवर्ल्ड का शातिर अब्बा। भाई विशाल, आओ बैठो। अरे रामू, चाय लेके आना। हाँ विशाल, बोलो। एक्चुअली सर, मैं आपको ये फाइल दिखाना चाहता था। सर, जो शेयर्स हमारी कंपनी ने खरीदे थे उनमें हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है। अच्छा? जी सर,
और अब तो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए बाहर से भी बहुत से ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है विशाल जी। और विशाल, मैं तुम्हें आज यहाँ इस कंपनी के मालिक के हैसियत से मिलने को नहीं बुलाया हूँ। सर, मैं कुछ समझा नहीं, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया हूँ कि नेहा। सर वो नेहा और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ सर मुझे अफसोस है उसका सर, बट सर नेहा ने भी कुछ बातें ऐसी कर दी जो कभी वो ऑफिस में आकर मेरी कुर्सी पर कुत्ता रख देती थी सर जी, फिर कभी वो भेस बदल के आ गई और उसने चंदा मांगा सर। शायद मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया उसे, मुझे नहीं कहना चाहिए था सर। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है सर। मैं और नेहा बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। सिर्फ दोस्त? जी हाँ सर। सर मैं और नेहा वाकई बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं सर। अब पहले की तरह झगड़ा भी नहीं करते सर। अब सर आप यकीन तो कीजिए मेरी बात का। अरे भाई, लड़के और लड़की की दोस्ती तो अंग्रेजों की फलसफा है। आज इससे दोस्ती है, कल किसी और लड़की से। वरना भाई हम हिंदुस्तानी लोग तो सिर्फ दो ही रिश्ते को अच्छा रिश्ता समझते हैं, एक भाई बहन का रिश्ता और दूसरा रिश्ता सर? दूसरा रिश्ता जो हर लड़के और लड़की का अरमान होता है। और लड़की के माँ बाप को तो ये फिक्र होती है कि वो अपने लड़की की शादी कब और किससे करे। अच्छा विशाल, तुम अपनी शादी कब करना चाहते हो? सर आप पूछ रहे हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है, एक्चुअली मैं और नेहा एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं सर। इसीलिए तो मैं फैसला किया हूं विशाल कि नेहा की शादी तुमसे कर दूं। अब तुम बताओ ये शादी कब करना चाहते हो? आज, कल, हफ्ते बाद या 10 दिन 15 दिनों में? कब आखिर बोलो तो सही। नहीं सर, नेहा से शादी करना तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर, लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन भाई विशाल, मुझे बहुत जल्दी है। नेहा की दादी यानी कि मेरी माँ तीर्थ पर गई हुई है। तीर्थ से लौटते ही उसका पहला सवाल यही होगा कि नेहा के लिए तुमने कौन सा लड़का देखा है और वो लड़का कहाँ है। तो बताओ मैं क्या जवाब दूंगा? ठीक है सर, गुलाम हाजिर है। आप जब चाहे मिलवा सकते हैं। अरे भाई, मिलवाने से कुछ नहीं होगा, वो तो दूसरे ही दिन सगाई की बात करेंगी। पर सर इतनी जल्दी? विशाल, नेहा की दादी का विश्वास है कि शुभ कामों को टालते नहीं है। सर मैं कैसे बताऊं आपको, मेरे घर के हालात बहुत अजीबोगरीब हो गए। सर आप तो जानते हैं मेरी एक बहन है रूपा। सर आजकल उसके घर में उसको फोन पर धमकियां दी जाती। सर कहते हैं कि पैसा दो वरना तुम्हारे पति को जान से मार देंगे। सर 25 लाख रुपए मांगे उन्होंने। और सर वो मेरे एक दोस्त हैं अरमान भाई, आप जानते हैं ना उन्हें। सर आजकल उनके घर में भी धमकी देते हैं कि उनके बच्चे को किडनैप कर लेंगे। अब सर ऐसे हालात में मैं सगाई कैसे कर सकता हूं? विशाल, अगर मुसीबतों के डर से हम शादी ना करें ना, तो हिंदुस्तान की आधी आबादी कंवारे ही रह जाएंगे। और फिर मुसीबतें कहां नहीं है, अशांति तो पूरे विश्व में फैली हुई है, हमारा देश फिर भी शांत है। और फिर शादी तो एक खुशी का माहौल होता है। अब हम चंद गुंडों के डर से अगर शादी ना करें तो ये तो हमारी मूर्खता है ना, बेवकूफी है ना। नहीं, पर शायद आप ठीक कह रहे हैं सर। मैं एक काम करूंगा, मैं घर में बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो लोग राजी हो जाएं। सर ये फाइल आप देख लीजिएगा, मैं चलता हूँ। ठीक है। ओके सर। ओके। साहब, आपसे कोई मिस्टर जेपी गुप्ता मिलना चाहते हैं। हाँ, उनका अपॉइंटमेंट है, भेज दो उन्हें। जी साहब। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। हैव योर सीट। थैंक यू सर।
सर, मैं अपने भाई साहब की मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मिस्टर गुप्ता, पुलिस बखूबी अपना फर्ज निभा रही है और खासकर ऐसे केसेस में जिनमें कोई ठोस सबूत ना हो देर तो लगती ही है। कितनी देर? एक इंसान के कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस को कितना वक्त चाहिए? जब भी मैं यहाँ आता हूँ सुनने को मिलता है कि कोशिश जारी है, जारी है, जारी है। आखिर कब तक? देखिए मिस्टर गुप्ता, सर, मुझे तसल्ली नहीं, रिजल्ट चाहिए, क्योंकि ये खून किसी इंसान का ही नहीं, इंसानियत का हुआ है। उन्होंने जान दे दी, मगर गुंडों को एक्सटॉर्शन मनी देना कबूल नहीं किया। गुंडाइज्म के सामने घुटने ना टेकने वाले मेरे भाई साहब पहले इंसान है। देखिए मिस्टर गुप्ता, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। आपके भाई साहब समाज और कानून के लिए ही नहीं बल्कि इस देश के लिए भी एक मिसाल थे, और आज उन्हीं की बदौलत लाखों लोगों को फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रीटमेंट और न जाने कितनी सहूलियतें मिल रही हैं। लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ उसूल हैं मिस्टर गुप्ता, और जिनके दायरे में रहकर हमें काम करना पड़ता है। शूटर को पकड़े हुए आज कितने दिन हो चुके हैं जेसीपी साहब, जो इस केस का एक अहम मोहरा है। लोग कहते हैं कि हमारी पुलिस वर्ल्ड में 3रे नंबर पे है। लेकिन एक शूटर से सुपारी देने वाले का नाम तक नहीं उगलवा सके आप लोग, कितने शर्म की बात है। आप लॉकअप में जाके देख लीजिए, वो जिंदगी के नाम पे सिर्फ सांसें लेने लायक रह गया है। आखिर हमें ह्यूमन राइट कमीशन का भी ख्याल रखना पड़ता है मिस्टर गुप्ता। तो क्या मैं समझूं कि पुलिस नाकाम हो चुकी है? इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते? पुलिस बहुत कुछ कर सकती है मिस्टर गुप्ता, मगर आपको जज्बात से नहीं सब्र से काम लेना होगा। आप जानते हैं मिस्टर गुप्ता, आपके भाई के कत्ल का केस इंस्पेक्टर अरमान हैंडल कर रहे हैं, और वो देर से ही सही मगर दुरुस्त अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं मिस्टर गुप्ता कि आपके भाई के कत्ल में जिसका भी हाथ है वो जरूर एक दिन कानून की गिरफ्त में होगा। आपका यकीन कहां तक दुरुस्त है मिस्टर एसीपी साहब, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा विश्वास अटल है। मेरे भाई साहब के कातिल 7 समुंदर पार क्यों ना हो, उन्हें बेनकाब करके रहेगा खुद जेपी गुप्ता, खुद जेपी गुप्ता। ओके एंड बाय। अरे विशाल, कैसे हो? आओ। बस वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी अब भी है। बेढंगी दुनिया खुद को ढंगी, मॉडेस्ट कहती है, और मेरा भाई सभ्य और समझदार होकर खुद को बेढंगा कह रहा है। हाँ? अरे रूपा मेरी बहना, ये मेरा एक अंदाज है तुमसे बात करने का। अच्छा विशाल, जानते हो जब से राहुल मुझे प्यार करने लगे हैं, ये दुनिया, ये जिंदगी हादसों के बावजूद भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। सच कहा रूपा तुमने। वैसे आज मैं भी तुमसे कुछ ऐसी ही बात करना आया हूं। मैं आया ही मेनली उसी वजह से हूं। पता है रूपा, जब से तुम्हारी शादी हुई है, माँ घर में अकेली हुई है, वो अक्सर एक बात कहती रहती है कि पता नहीं मेरे घर में शहनाइयां कब बजेंगी, कब बहू आएगी। अच्छा विशाल, तुम्हारी बात को मैं समझ रही हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढूं। पता है रूपा, रिश्ते ढूंढने से, बनाने से नहीं बनते। अक्सर बन के मिलकर टूट जाते हैं और कभी-कभी टूटकर वापस मिल जाते हैं। तुम्हें अग्रवाल साहब के बारे में मालूम है ना? अरे मेरे बॉस, वो अपनी बेटी नेहा का रिश्ता वापस मुझसे करना चाहते हैं। विशाल, नेहा को तुम परख चुके हो। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम जो कुछ भी करो ना, सोच समझ कर करो। रूपा, मेरी और नेहा की मोहब्बत की बुनियाद बहुत मजबूत है। ना ना विशाल, अगर आप दोनों की मोहब्बत की बुनियादें अगर विशाल होती, मजबूत होती, तो
तो ये रिश्ता नहीं टूटता। कल की बात है, अब वो वैसी नहीं है, और ना ही अब पुरानी बातें दोहराई जाएंगी। हम एक दूसरे को चाहते हैं। चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है विशाल कि नेहा पहले क्लबों में जाती थी, शराब पीती थी। ठीक कह रही हो रूपा तुम, लेकिन वो सब कल की बातें हैं। आज वो वैसी नहीं है, वो बदल चुकी है। विशाल, इंसान की कमजोरियां और आदतें वक्त के तौर पर दब जाती हैं, लेकिन आगे जाकर वो फिर से उभरती है। नेहा की आदतें फिर से ताज़ा हो गई, वो शराब पीने लगी, क्लबों में जाने लगी। तो क्या तुम उसे बर्दाश्त कर पाओगे? तुमने कर भी लिया तो भी हमारे माता पिता इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रूपा, नेहा बहुत अच्छी लड़की है। वो इसलिए कि जो इंसान बिगड़ कर सुधरता है वो बहुत बहुत महान होता है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे प्यार ने उसकी जिंदगी बदल दी, और अब तो वो कारोबार में भी बहुत दिलचस्पी लेने लगी है। रूपा, ये हमारा सुनहरा सपना है कि हम मिलकर अपना घर संसार बसाएं। अगर ऐसी बात है विशाल, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि नेहा तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे सुनहरे सपने साकार हो जाए। ये हुई ना बात। अब रूपा, मुझे तुम्हारी एक मदद और चाहिए। कहो। तुम किसी तरह माँ को राजी कर लो, ताकि वो भी खुशी खुशी इस रिश्ते को कबूल कर ले। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। सुनहरे सपने मामा, सुनहरे सपने साकारे मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो